All students and viewers are welcome to this channel. As in previous video lecture मैंने संघवाद के बारे में बताया था और संघवाद के अंतर्गत एक संघीय ढांचा मतलब संघीय ढांचा वाले राष्ट्र राज्य यानी देश के बारे में बताया था कि वो एक ऐसा संघीय ढांचा मतलब ऐसा देश जिसके अंदर दो तरह की व्यवस्थाएं हों, एक केंद्रीय स्तर पे और दूसरे राज्य के स्तर पे। और इन दोनों जो केंद्र और राज्य के स्तर पे जो सरकारें हैं, जो व्यवस्थाएं हैं, उनकी शक्तियों का विभाजन संविधान में वर्णित होता है। और इसका जीता जागता नमूना द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और भारत है। तो इस प्रकार मैंने संघवाद के अंतर्गत मैंने आपको एक फेडरल स्टेट मतलब संघीय ढांचा वाले राष्ट्र राज्यों के बारे में बताया। अब इन्हीं संघीय ढांचा वाले राष्ट्र राज्यों के अंदर केंद्र और राज्य के सरकार के बीच जो शक्तियों का बंटवारा होता है उसके बारे में चर्चा करेंगे। जैसा कि मैंने बताया कि अन्य संघीय देश में जैसे कि अमेरिका यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में संविधान में केंद्र और राज्य की शक्तियों का विवरण मिलता है। तो उसी प्रकार भारत में भी केंद्र एवं राज्य के सरकार के बीच शक्तियों का विवरण संविधान में वर्णित है। तो अब उसी बात को आगे बढ़ाते हुए जैसा कि आप देख सकते हैं भारत के संदर्भ में केंद्र एवं राज्य सरकारों के बीच का संबंध मतलब सेंट्रल स्टेट रिलेशन। तो हम जैसे ही बात करते हैं भारत के संदर्भ में सेंट्रल स्टेट रिलेशन तो आपको संविधान के प्रावधानों को समझना पड़ेगा। जैसा अगर हम भारत के संदर्भ में देखें तो ये जो बंटवारा है वो क्या है लेजिस्लेटिव है मतलब विधायी स्तर पे है। दूसरा एक्सिक्यूटिव जिसको हम एडमिनिस्ट्रेटिव अर्थात प्रशासनिक स्तर पे संबंध भी देख सकते हैं। और तीसरा जो संबंधों का जो ढांचा है जो प्रकार है वो है वित्तीय जिसको हम फाइनेंशियल रिलेशंस भी बोलते हैं। लेकिन जो हम शक्तियों का जो विभाजन है इन तीनों तर्ज पे ही देख सकते हैं। अगर जुडिशियल सेंस में देखा जाए न्यायपालिका के संदर्भ में देखा जाए तो ये बंटवारा अब्सेंट है मौजूद नहीं इसकी गैर मौजूदगी है क्योंकि ये एक इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम है। तो जुडिशियरी को छोड़कर हम मतलब प्रशासनिक वित्तीय एवं विधायी शक्तियों के संबंधों को मतलब उनके बंटवारों का जो संबंध है केंद्र और राज्य के सरकारों के उस पर डिटेल चर्चा करेंगे। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि जो पहला है विधायी संबंध जिसको हम लेजिस्लेटिव रिलेशंस भी बोलते हैं वो संविधान के पार्ट 11 मीन्स भाग 11 के अनुच्छेद 245 से 255 में वर्णित है। उसी प्रकार जो प्रशासनिक संबंध है वो संविधान के पार्ट 11 एवं अनुच्छेद 256 से 63 के बीच में वर्णित है। और जो वित्तीय संबंध है उसको आप संविधान के भाग 12 में अनुच्छेद 268 से 293 के बीच देख सकते हैं। जैसा कि इस वीडियो लेक्चर में मैं आपको विधायी संबंध यानी कि लेजिस्लेटिव रिलेशंस के बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे। तो ऑब्वियसली इनमें जो मौजूद प्रावधान है अनुच्छेद आर्टिकल है वो होगा 245 से 255 जो कि संविधान के भाग 11 में होगा। ठीक है, अब हम जैसे बात करते हैं लेजिस्लेटिव रिलेशन तो लेजिस्लेटिव रिलेशंस होगा क्या? विधायी शक्तियां या विधायी संबंध के मतलब समझना जरूरी है। विधायी संबंध कहने का मतलब ये है कि केंद्र की जो विधायिका या जो केंद्र का जो लेजिस्लेचर सेंट्रल लेजिस्लेचर जिसको इंडिया में पार्लियामेंट बोलते हैं यानी संसद बोलते हैं उसके पास किन किन विषयों पे कानून बनाने की शक्तियां हैं। उसी प्रकार राज्य में मौजूद बहुत सारे विधानमंडल जो विधानमंडल है राज्यों के अंतर्गत स्टेट लेजिस्लेचर उनको किन किन विषयों पे कानून बनाने का अधिकार है। इसी को हम इसी संदर्भ में जो चर्चा है उसी को हम लेजिस्लेटिव रिलेशंस बोलेंगे जो कि केंद्र और राज्य के सरकार के विधायी शक्ति यानी टू लेजिस्लेट ऑन एनी सब्जेक्ट के बारे में चर्चा करेंगे। तो अब चर्चा करते हैं लेजिस्लेटिव रिलेशंस यानी विधायी संबंध। तो हम जैसे विधायी संबंध की बात करते हैं तो आपने सुना होगा 7वीं अनुसूची 7th शेड्यूल। तो 7th शेड्यूल के अंतर्गत केंद्र और राज्य के विधायी शक्तियों का विभाजन दिखाया गया और वो जो विभाजन का जो तरीका 3 सूचियों में किया गया है। जैसा कि देख रहे होंगे यूनियन लिस्ट स्टेट लिस्ट और कंकरेंट। यूनियन मतलब जो केंद्र जिस पे कानून बना सकता है, स्टेट लिस्ट में जिस पे राज्य कानून बना सकता है, कंकरेंट यानी समवर्ती सूची जिन पे दोनों यानी सेंट्रल लेजिस्लेचर मतलब पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर कानून बना सकते हैं। अब बात आती है कि अगर ये सभी चीजें देख रहे हैं तो ये बंटवारा का आधार क्या है? तो बंटवारा का आधार ये है कि जो राष्ट्रीय मतलब नेशनल इंपॉर्टेंस के सब्जेक्ट हैं जैसा कि नेशनल इंपॉर्टेंस के सब्जेक्ट क्या हो सकते हैं? डिफेंस मतलब रक्षा,
उसके बाद आप एटॉमिक एनर्जी देख सकते हैं, उसके बाद कम्युनिकेशन देख सकते हैं, फॉरेन अफेयर्स और करेंसी, ये जितने भी मुद्दे हैं, इवन बैंकिंग, जैसे आपने नेशनलाइजेशन बैंक, इंदिरा गांधी ने बैंकों को नेशनलाइज किया और अभी नरेंद्र मोदी सरकार इसको क्या करा, प्राइवेटाइज करा। तो ये सभी जो विषय हैं राष्ट्रीय मुद्दे के, नेशनल इंपॉर्टेंस के हैं, तो इन पे कानून बनाने का जो अधिकार है वो संसद के पास है, अर्थात केंद्रीय सरकार के पास है, केंद्रीय विधानमंडल के पास है। तो वो सभी विषय यूनियन लिस्ट में रखे गए हैं, वो सभी विषय यूनियन लिस्ट में रखे गए हैं। लेकिन जो लोकल मतलब राज्य स्तर के लिए, जैसे बिहार, यूपी में, उसके जो क्षेत्रीय स्तर के जो विषय है, जैसा कि आप देख सकते हैं पब्लिक ऑर्डर, पुलिस, पब्लिक हेल्थ, फिर सैनिटेशन मतलब साफ सफाई, लोकल गवर्नमेंट जैसे पंचायती राज, इन सभी विषयों को स्टेट लिस्ट के अंतर्गत रखा गया है। अब आप ये दो तो समझ गए, लेकिन तीसरा जो समवर्ती सूची है ये क्या है? तो समवर्ती सूची एक ऐसी सूची है जो इन दोनों के अलावा जो विषय होंगे वो आ जाएंगे समवर्ती सूची में, जिसपे दोनों मतलब केंद्र यानी सेंट्रल लेजिस्लेचर यानी पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर दोनों इन पे कानून बना सकता है। तो अगर हम कुछ विषयों की बात करें तो देख सकते हैं वो एजुकेशन है, फॉरेस्ट है, मैरिज है, डिवोर्स है, एटसेट्रा। अब हम बारी बारी से आएंगे, सबसे पहले आएंगे यूनियन लिस्ट के ऊपर, तो यूनियन लिस्ट में कौन कौन सा विषय है, जैसा मैंने बताया जो राष्ट्रीय मतलब नेशनल इंपॉर्टेंस वाले सब्जेक्ट है। तो अगर देखें तो जैसा कि डिफेंस, बैंकिंग, फॉरेन अफेयर्स, करेंसी, सेंसस, मतलब अगर जनगणना कराना हो तो ये राज्य सरकार अपनी मर्जी से नहीं करा सकती, या जब भी होगा तो केंद्र सरकार के द्वारा ही कराया जाएगा, केंद्र सरकार की ही इस पे कानून बना सकता है। सिटीजनशिप, नागरिकता, इस पे भी जब भी कानून बनेगा तो वो सेंट्रल लेजिस्लेचर ही बनाएगी। तो इस प्रकार आप देख रहे हैं कि ये जो राष्ट्रीय महत्व के जो मुद्दे हैं, जो सब्जेक्ट हैं, उस पर केंद्रीय विधायिका पार्लियामेंट कानून बनाएगी। अब बात आती है कि कितने इसमें विषय हैं। अगर देखा जाए सीरियल नंबर के हिसाब से तो टोटल 97 सब्जेक्ट हैं, लेकिन ये सीरियल नंबर, लेकिन टोटल एंट्री की बात की जाए यूनियन लिस्ट के अंतर्गत संविधान में कुल 98 एंट्रीज है, लेकिन अगर सीरियल नंबर के हिसाब से देखा तो 97 है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है जानना। अब उसी तरह बात है स्टेट लिस्ट में कितने सब्जेक्ट्स हैं, तो प्रैक्टिकली सीरियल नंबर के हिसाब से 66 है, लेकिन एंट्री के हिसाब से देखा है तो 59, मतलब ये घटकर 66 से 59 हुआ है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं और तीसरा जो है जिसको हम बोलते हैं कंकरेंट लिस्ट। तो कंकरेंट लिस्ट में कितने विषय हैं? सीरियल नंबर के हिसाब से 47 है, लेकिन एंट्री के हिसाब से 52 है। इससे ये पता चलता है कि इससे विषय मतलब 47 से 52 हुए। तो ये जो विषय की संख्या है समवर्ती सूची के अंतर्गत 47 से 52 कब हुए? तो ये संविधान संशोधन 42वां संविधान संशोधन 1976 में 5 विषयों को जो स्टेट लिस्ट के अंतर्गत थे उनको हम किस में ला दिए, उसको हम किन में ला दिए, उनको हम ला दिए कंकरेंट लिस्ट में। तो इस प्रकार कंकरेंट लिस्ट में जो विषयों की संख्या है 47 से बढ़कर 52 हो गया है ना। और ये कब हुआ ऐसा? 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1976 के द्वारा। अब इनमें विषय क्या है? एजुकेशन, शिक्षा, फॉरेस्ट, मैरिज, डिवोर्स, क्रिमिनल लॉ एंड प्रोसीजर एटसेट्रा। अब बात आती है इतना जो हम जिन मुद्दों पे मैंने चर्चा किया, चाहे लिस्ट वाइज किया या सब्जेक्ट वाइज किया, तो आपने देखा होगा कि केंद्र के पास टोटल नंबर कितने सब्जेक्ट है? 98, स्टेट के पास कितने हैं? 59, और कंकरेंट में कितने हैं? 52। अब कंकरेंट में एक विशेष चीज है जो बहुत इंपॉर्टेंट है समझना, वो ये है कि स्टेट लेजिस्लेचर मतलब राज्य की विधायिका और केंद्र की विधायिका अगर कानून बनाती है और दोनों में कोई कंफ्लिक्ट होता, मतभेद होता, तो केंद्रीय कानून उस पर वैलिड माना जाएगा। मींस सेंट्रल लेजिस्लेचर विल प्रिवेल ओवर द स्टेट लेजिस्लेचर। Okay, means central act will prevail over the state act. So this is important. Why? Because your central legislature is going to be dominant over the state act. So these are the provisions. Now one more thing is very important, जो सबसे important है वो जानना, that is what Article 352 and 356. ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ? ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि जो राज्य के जितने भी विषय हैं, उन विषयों पे विशेष परिस्थिति आर्टिकल 352 क्या कहता है? राष्ट्रीय आपात मतलब नेशनल इमरजेंसी। नेशनल इमरजेंसी के समय केंद्र मतलब संसद राज्य के विषयों पे कानून बना सकता है। उसके अलावा जब किसी भी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू है, जो अनुच्छेद 356 यानी आर्टिकल 356 के अंतर्गत लगाया जाता है, उस स्थिति
हिस्ट्री में भी इस विषय पे मतलब राज्य के जो स्टेट लिस्ट के अंदर विषय पे भी पार्लियामेंट कानून बना सकती है। तो इस प्रकार अगर हम देखें तो विशेष परिस्थिति और मौजूद यूनियन लिस्ट में सब विषयों की संख्या के आधार पर तो ये जो केंद्र और राज्य के बीच का जो संबंध है वो केंद्र की तरफ टिल्टेड है, केंद्र भारी पड़ रहा है। तो इस प्रकार अगर जो भारतीय संघीय ढांचा है उसकी चर्चा से ये पता चलता है कि ये जो संघीय ढांचा है वो केंद्र की ओर मतलब टिल्टेड है, केंद्र इसमें ज्यादा भारी है, मतलब केंद्र ज्यादा शक्तिशाली है। चाहे वो आप बात कर लें क्या बोलते हैं जैसा कि अभी मैंने बताया लेजिस्लेचर यानी विधायी शक्तियों के आधार पे, और यही स्थिति प्रशासनिक और वित्तीय संबंध में भी है, जहां भी केंद्र की जो शक्ति है राज्य पे ज्यादा स्ट्रांग है, मतलब ज्यादा भारी है। तो इस प्रकार भारतीय जो संघीय ढांचा है उसको इसलिए क्वाजी फेडरल बोला गया, अर्ध संघीय बोला गया, क्योंकि इसमें सेंट्रलाइजेशन केंद्रीकरण की प्रवृत्ति ज्यादा है, केंद्र की शक्तियां बहुत ज्यादा है, राज्य की शक्तियां कम है। एक चीज और यहाँ इंपॉर्टेंट है समझना, जैसे कि इतने डिटेल्ड विवरण के बाद, इतना विस्तृत विवरण के बाद भी केंद्र और राज्य की सरकारों के बीच बहुत बार मतभेद देखा गया, और उसका एक कारण पार्टी भी है कि कौन सी पार्टी राज्य में रूल कर रही है, कौन सी पार्टी केंद्र में रूल कर रही है। तो ये भी एक कारण है दोनों सरकारों, केंद्र और राज्य की सरकारों के बीच में मतभेद। इसलिए एक वर्ड इस्तेमाल होता है कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, मतलब केंद्र और राज्य की सरकार मिलकर संविधान के प्रोविजन के हिसाब से चले, जिससे देश का जो संघीय ढांचा है ढंग से चले और प्रशासन व्यवस्था बनी रहे। तो इस प्रकार मैंने इस वीडियो लेक्चर में आपको विधायी संबंध के बारे में डिटेल से चर्चा किया, और अगले वीडियो लेक्चर में रिमेनिंग जैसा कि दूसरा जो है एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशन एंड तीसरा दैट इज फाइनेंशियल रिलेशन, उसके बारे में चर्चा करेंगे। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।